नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनीष स्टडी क्लासरूम। स्वागत है आपके चैनल मनीष स्टडी क्लासरूम पर। आज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करा जा रहा है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड अपवाह तंत्र से रिलेटेड कुछ वन लीनियर पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि विगत वर्षों से चाहे वो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम या यूपी अधीनस्थ द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम, हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 2, क्लाइमेट। किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो उसकी अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूड, अवस्थिति जो होती है उसकी जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है, जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। लैटिट्यूड को अक्षांश, एल्टीट्यूड ऊंचाई, नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, फॉरेस्ट वन, ओशियन करेंट समुद्र जलधाराएं, रेनफॉल वर्षा, माउंटेन पहाड़ पर्वत, सॉइल मिट्टी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तर पश्चिम मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर के करीब औसत वार्षिक वर्षा भारत में होती है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो किन क्षेत्रों में होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिम मेघालय में होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय क्षेत्रों में होती है। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? प्रायः तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। और जलवायु को, इसी जलवायु क्या करते हैं? मानसूनी जलवायु। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे व्यापारिक पवनों के बारे में बात की है। अगर व्यापारिक पवनें किससे कहते हैं? ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, अर्थात 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें होती हैं। और ये पवनें उच्च वायुदाब कटिबंधों से विश्वतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हम उत्तरी व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हम दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। लू जो होते हैं उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें होती हैं। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे हम काल बैसाखी एवं चाय वर्षा। तो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और असम में किस नाम से जाना जाता है? असम में चाय वर्षा नाम से। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह में सबसे कम बारिश लेह में होती है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो विश्व की जलवायु को 5 भागों में कोपेन ने बांटा है। और जलवायु निर्धारण के आधार कौन से हैं? वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में बात की गई। ये उतने इंपॉर्टेंट्स हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। तो जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र की बात की गई है। तो जलवायु के लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु गोवा के दक्षिण में तथा भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं। और शुष्क ग्रीष्म ऋतु जलवायु जो होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कर्क रेखा के दक्षिणी में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। और अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु की बात करें तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में पाई जाती है। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात करें तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। और शुष्क ऋतु की अगर बात करें तो गंगा का मैदान
पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकार प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। और ध्रुवीय तुल्य जलवायु की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लास्ट टुंड्रा तुल्य जलवायु जो है उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? ITCJ एक निम्न पट्टी है जो कि पृथ्वी के चारों ओर समानता विषुवतीय रेखा के ऊपर स्थित होती है, चारों ओर स्थित होती है और वस्तुतः यह एक दोलायमान स्विंगिंग पट्टी होती है। ITCJ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी व्यावहारिक पवनें मिलती हैं और दोनों पवनों को मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः दक्षिण मानसून का समय जो है सामान्यतः कब से कब तक रहता है? तो यह समय जो रहता है जून से सितंबर तक प्राय दक्षिण पश्चिम मानसून का हमारे यहाँ समय रहता है। और भारत में अगर मानसून का आगमन अगर देखा जाए तो सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो सबसे पहले मानसून का आगमन केरल में होता है। और भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार पर नार्वेस्टर की उत्पत्ति होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य की जो दिशा सामान्य महीने कौन सी होती है? नवंबर दिसंबर में प्राय तमिलनाडु में मानसून की सामान्य दिशा रहती है। हमारे यहाँ जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक रहती है मानसून की दिशा, जबकि तमिलनाडु में देखा जाए तो नवंबर दिसंबर में रहती है। और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो घटक कौन कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य जो है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु राज्य हो गया। इसी प्रकार भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिम राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 200 मिलीमीटर के करीब होती है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही छाछ पर स्थित होते हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? देखिए, उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण जो होती है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, दोनों की ऊंचाई में भिन्नता है, दोनों अलग अलग ऊंचाई में स्थित है। भारत में सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर वह किस स्थान पर पाया जाता है? तो जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। और भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह, जो पूर्वी जेट प्रवाह है मानसून के प्रस्फोटन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, और भारत वर्षा का वितरण, कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम जो है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते हैं पूर्व मानसून की बौछार से संबंधित है और प्राय कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, तो कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम को जो संबंध है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते हैं पूर्वी मानसून की बौछार है और कर्नाटक में पाई जाती है। आम्र वर्षा कहाँ पाई जाती है? केरल व तटीय कर्नाटकों में, केरल व तटीय कर्नाटक में प्राय आम्र वर्षा पाई जाती है। भारत वर्षा का वितरण, भारत में औसत जो वार्षिक वर्षा होती है लगभग 111 सेंटीमीटर के करीब होती है भारत में औसत वार्षिक वर्षा, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र दिए गए हैं जैसे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं पश्चिम घाट, उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियाँ, वर्ष 200 वहाँ जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और खासी व जयंतिया जो पहाड़ियाँ, खासी व जयंतिया के पहाड़ियों के कुछ भागों में तो 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा पाई जाती है तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तरी प्रदेश उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, उपमहाल हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का जो उत्तरी मैदान, वो कछारी घाट और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर करीब के बीच वर्षा पाई जाती है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं? तो सबसे न्यून वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान में कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा पाई जाती है। और अल्पतत्व वर्षा के क्षेत्र अर्थात सबसे कम वर्षा कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र व लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है। ठीक है, और जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर तथा ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम। आगे देखते हैं, आगे हम सॉइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं जो कि विगत वर्षों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। भारत के मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। भारत के सॉइल को, तो सॉइल को कितने भागों में बांटा गया है? सॉइल को कितने भागों में बांटा गया? उनकी उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा उपस्थिति के आधार पर। तो फर्स्ट जलोढ़ मिट्टी होती है, उसके बाद काली मिट्टी, लाल
और पीली मिट्टी। फिर लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा और लवणी मृदा के बारे में हम चलिए कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो मृदा जो है, मृदा अर्थात सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में अगर कौन सी मृदा पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा को प्राय किस नाम से जाना जाता है, कछारी मृदा के नाम से, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो रेगुर मृदा जो है काली मिट्टी होती है, काली मृदा, और एक कपास क्षेत्र, कपास के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। और रेगुर मृदा का जो सर्वाधिक विस्तार वो कहाँ पाया जाता है, प्राय महाराष्ट्र में। इस प्रकार जो रेगुर मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है, उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। मालवा का पठार किस मृदा से, मालवा पठार में किस मिट्टी के दिखता है, तो मालवा के पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। वहाँ पे को प्राय अगर देखा जाए तो स्वतः जुताई वाली इसे हम मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। और ये मृदा कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, कपास खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। तो आप लोग ऑप्शन लगा के आएंगे कि काली मृदा। पीला रंग जो होता है वह फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है, पीला रंग, जबकि लाल रंग जो होता है लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इस प्रकार पीला रंग फेरिस ऑक्साइड, लाल रंग लोहे का ऑक्साइड। आगे देखते हैं कि लेटराइट मृदा मुख्यतः किस राज्यों में पाई जाती है, लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल जो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के राज्यों में पाई जाती है। और लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होती जा रही है, तो लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में लोहे की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण यह दिन प्रतिदिन अनवर इनफर्टाइल होती जा रही है। तो मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्षारीयता कम करने के लिए प्राय जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आप लोग ये रट लीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा, मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और लेटराइट मृदा भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। और सबसे कम जलधारण क्षमता कहाँ किस मृदा में पाई जाती है, बलुई दोमट मिट्टी। तो बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम जलधारण क्षमता पाई जाती है। जितने भी पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो सबसे कम जो जलधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है, तो बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम जलधारण क्षमता पाई जाती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से पाई जाती है, तो पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से होती है। और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो प्रायः दलहनी फसल उगाई जाती है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। लाल एवं पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। तो चंबल घाटी का जो निर्माण होता है अवनालिका अपरदन अर्थात गली इरोजन से हुआ है। तो चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, प्राय अवनालिका अपरदन। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो लेटराइट मृदा उपयुक्त है। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं, प्राय तो गाद, मृतिका, रेत अर्थात सिल्ट, क्ले और सैंड। दोमट मृदा था। एलोवियल सॉइल में कौन सी मृदा के कण पाए जाते हैं, प्राय गाद, मृतिका और रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की प्राय कमी पाई जाती है, तो उसे जस्ता की कमी अर्थात जिंक की कमी पाई जाती है भारत की मृदाओं में। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या करते हैं, तो उसे बांगर कहते हैं। और नई मृदा क्या कहते हैं, खादर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं, तो प्राय लाइम और चूना। अभी आपसे बताया मैंने कि अगर मृदा क्षारीय है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और अम्लीय है तो उसे हम लाइम चूना का प्रयोग करते हैं। क्षारीय के लिए जिप्सम, अम्लीय के लिए लाइम या चूना। और भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो क्षारीय मृदा की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में हमारे, आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप लोग याद रखिए कि यहाँ पे जो क्षारीय मृदा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। लवणी मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। और जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है, प्राय अम्लीय व फेरसायनों के कारण प्राय ऑर्गेनिक सॉइल का रंग जो है नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, प्राय कैल्शियम की। प्राय किसकी कमी पाई जाती है, प्राय कैल्शियम की। ठीक है। और वो डिजर्ट सॉइल मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है, प्राय नाइट्रोजन का। मृदा प्रदन को किस प्रकार रोका जाता है, तो वनारोपण। जितना हो सके आप जितना अधिक अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है।
पीएच मान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीएच मान के अनुसार मृदा की जो प्रकृति कैसी होती है। अगर पीएच मान 1 to 6 होती है तो प्राय एसिडिक सॉइल उसे कहा जाता है। अगर 7 है तो उसे हम न्यूट्रल सॉइल कहा जाता है। अगर 8 से 14 है तो उसे हम बेसिक सॉइल अर्थात हम एल्कालाइन सॉइल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम प्राकृतिक वनस्पति अर्थात नेचुरल वेजिटेशन के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के वन समूह का वर्गीकरण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 3 मैंने टिक लगा दिया है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है 41% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जो उष्ण 5 देखिएगा, समूह 5 के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नंबर 1 स्थान पर पाई जाती है जो कि 41.87% क्षेत्र पे। सेकंड स्थान की बात करें तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और अगर थर्ड नंबर की बात करें तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो इस प्रकार सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और दूसरे नंबर पर आता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और थर्ड नंबर पर आता है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहारी वन। अब लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो प्राय उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अभी हमने बताया कि उसका क्षेत्रफल कितना होता है 41.87% है। 42 के लगभग परसेंट पाई जाती हैं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक करीब पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में हुई थी। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का विभाग कहाँ है। भारत के सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो प्राय दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। भारत के सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, प्राय तो दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो कत्था बनाने के लिए प्राय खैर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा है, तो प्राय खेजड़ी जो होती है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है। और भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1980 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये टिक लगा लीजिएगा कि भारत में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, भारत में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पारित किया गया। वन शिक्षा अधिनियम। सौगंध तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो सौगंध और तथा साल के वृक्ष जो होते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो सौगंध तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, प्राय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य पाया जाता है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो प्राय लाठी बांस जो होते हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी और यह कहाँ स्थित है, यह भोपाल में स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, IIFF। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। आगे देखते हैं। लंबी जड़ों, नुकीली कीटों तथा अथवा शूल की झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं, प्राय राजस्थान में। राजस्थान में पानी की कमी के कारण प्राय ऐसे वृक्ष वहाँ पे राजस्थान में पाए जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्टों के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्राय 8वां स्थान पाया जाता है। आगे देखते हैं। भोजपत्र अर्थात भोज वृक्ष कहाँ पाया जाता है, प्राय हिमालय क्षेत्रों में भोजपत्र वृक्ष पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और पलाश के वृक्षों को जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश के वृक्षों क्या होता है, जंगल की आग। भारत के किन राज्यों में सागौन के वन पाए जाते हैं, तो प्राय अगर मध्य प्रदेश MP में सबसे ज़्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं। और समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो प्राय देवदार जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता है। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1 जून 1981 हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो देहरादून में स्थित है। और भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाया जाता है। 4975 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ पाया जाता है। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो है कश्मीर से कुमायूं तक पाई जाती है क्षेत्र इसका। और इसमें कौन कौन से
वनस्पतिक विवरण की बात करें तो इसमें शीतोष्णकटिबंधीय भाग में चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। और अल्पाइन क्षेत्र की बात करें तो शीतोष्ण से ऊपरी सीमा श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सिक्किम से दार्जिलिंग तक पूर्वी हिमालय क्षेत्र पाया जाता है। और शीतोष्ण क्षेत्र में ओक, जायफल, दीफल बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम असम क्षेत्र की बात करें तो असम क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें सदाबहार वन बीच में पाए जाने वाले भाषा झुरमुट है। सिंधु का मैदानी क्षेत्र की बात करें तो हम पंजाब, पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी गुजरात के मैदान में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है और इसमें कटीली व झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र जो है कछारी मैदानों में पाई जाती हैं, उसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती की जाती है। दक्कन क्षेत्र की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि और इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगल को लेकर तरह तरह की जंगल झाड़ियाँ मुख्य वन है। मालाबार क्षेत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय तट और घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे कि नारियल, सुपारी, काली मिर्च, रबड़ और काजू। आगे देखते हैं, लास्ट है अंडमान क्षेत्र। अंडमान क्षेत्र जो है अंडमान द्वीप में, इसमें सदाबहार, अर्धसदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय अल्पाई जंगल की अधिकता है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपके आने वाले विगत वर्षों में एक क्वेश्चन इससे पूछे जाता है, चाहे यूपी, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में। उसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 1906 में। इसी प्रकार से एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और यह राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी असम के जोरहाट में। इसी प्रकार इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। इसका सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड रिहेबिलिटेशन की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसी प्रकार से देखा जाए तो हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1977 में हुई थी हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्थापना तेलंगाना के हैदराबाद में 1997 में हुई थी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्थापना 1995 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई थी। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 1993 में झारखंड कराची में। और इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1962 में कर्नाटक के बेंगलोर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में। उसके बाद जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान की स्थापना 1988 में हुई थी अल्मोड़ा उत्तराखंड में। और उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और वनस्पति अनुसंधान संस्थान 1979 में केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अब वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में हुई थी। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और इसकी जो शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में। आगे देखते हैं, आगे हम बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय उद्यान संबंधित। तो हिमाचल प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश की बात करें टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है इसमें, जिसमें हमारा बृहद हिमालय, इंद्री कला, खीरगंगा, पीन घाट और शिमाली बारा। ये शिमली बार, इसको आप लोग थोड़ा सा इंद्री कला और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। लद्दाख में सिर्फ एक पाया जाता है जिसका नाम हिमिस है, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें सलीम अली, दाचीगाम, किश्तवाड़, ये 2 इंपॉर्टेंट है, एक सलीम अली और दाचीगाम, ये इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। ये 6 के 6 वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिम कॉर्बेट इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट सबसे पहले फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भारत में अगर पूछा जाए सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। ठीक है, अब
और उसके बाद कौन कौन से हैं उत्तराखंड में? गंगोत्री हो गया, गोविंद पशु विहार हो गया, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। ठीक है। और सिक्किम बात करें, सिक्किम में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कंचनजंगा, जिसका नाम है कंचनजंगा। और उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिस दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग पता होगा। और बिहार की बात करें तो बिहार में वाल्मीकि, सिर्फ एक ही है। तो उत्तर प्रदेश बिहार में एक एक राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में भी एक ही है, कंचनजंगा। ठीक है। और झारखंड में भी एक ही है जिसका बेतला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, पन्ना इंपॉर्टेंट है, संजय सतपुड़ा वन विहार ये इंपॉर्टेंट है, कान्हा इंपॉर्टेंट है, माधव इंपॉर्टेंट, पेंच इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? 10 हैं। त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड बेसिन टोटल 3 है। झारखंड में एक अपने अभी हमने बताया है आपसे। ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 5 है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से? केवलादेन हो गया, घाना, रणथंभौर हो गया, सरिस्का। सरिस्का इंपॉर्टेंट है, सरिस्का। तो राजस्थान में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान में टोटल 5 है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का। मुकुंदरा हिल्स मरुस्थली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 आप लोगों को लास्ट के 3 पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर। सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। ठीक। आगे हम देखते हैं, आगे में मध्य प्रदेश टोटल पढ़ लिया 10, झारखंड बेतला हो गया, बिहार वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश दुधवा हो गया, त्रिपुरा हम आप लोगों को बताया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो भितरकनिका, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका और सिमलीपाल। ये उड़ीसा का पूछता है कि उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा में 2 है, भितरकनिका हो गया, सिमलीपाल हो गया। महाराष्ट्र की बात, उड़ीसा के थोड़ा सा नीचे आएंगे छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती, ये इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती, ये आप लोग टिका लगा लीजिएगा। 3 में से अगर एक ही आप लोग ये पढ़ लेंगे इंद्रावती तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो 3 हो गया, इंद्रावती हो गया, कांगर घाटी और गुरु घासीदास हो गया। ठीक है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिनाम और मुग्रावनी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चांदोली हो गया, संजय गांधी बोरीवली, ये इंपॉर्टेंट है। और नवागांव पेंच, पेंच जो इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, चांदोली, संजय गांधी जिसको हम बोरीवली के नाम से जानते हैं, गोगामल, टडोबा, नवेगांव, पेंच। गुजरात की बात करें तो गुजरात में टोटल 4 हैं, जिसमें बंदा, बस्ता, ब्लैकबक, गिर। गिर इंपॉर्टेंट है। गिर जो है गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ भारत में सिर्फ एक ही जगह एशियाई शेर पाए जाते हैं, वो भी गिर में। गिर कहाँ से? गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, मैरीन, कच्छ की खाड़ी। ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो हमारा गोवा हो जाएगा। गोवा में सिर्फ एक ही है, महावीर है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान टोटल 5 हैं, जिसमें अंसी इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर इंपॉर्टेंट है, कुद्रुमेक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुद्रुमेक कर्नाटक, अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रुमेक और नागरहोल, ये 4 आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंसी, बांदीपुर, कुद्रुमेक और नागरहोल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर केरल में बात करें तो केरल में टोटल 6 हैं, जिसमें अन्नाईमुडी हो गया, इराविकुलम हो गया, पराम्बिकुलम, सोला, माथीतन और पेरियार। ये पेरियार इंपॉर्टेंट है, पेरियार को आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेरियार इंपॉर्टेंट है, अन्नाईमुडी इंपॉर्टेंट है। ये 2 इसमें केरल में टोटल 6 हैं, मगर 2 को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्नाईमुडी हो गया, पेरियार हो गया। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें गिंडी, मन्नार मैरीन, अन्नामलाई, मुदुमलाई और मुकुंदी। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट में मुदुमलाई हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, और इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, ये इंपॉर्टेंट है 2। तो तमिलनाडु में 5 हो गया, जिसमें गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुकुर्दी। आगे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 हो गया, पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर। राजीव गांधी, ये रामेश्वर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हम अंडमान निकोबार और द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर देखा जाए टोटल 9 है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट आप लोग बता देते हैं कौन कौन से हैं। कैंपबेल इंपॉर्टेंट है, सैंडल पीक इंपॉर्टेंट है, सैंडल पीक ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, सैंडल पीक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और माउंट हैरियट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे एक बार देख लीजिए 9 कौन कौन से हैं। कैंपबेल हो गया, गलीथिया हो गया, महात्मा गांधी मैरीन हो गया, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन, सैंडल पीक, साउथ बटन द्वीप। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? माउंट हैरियट और सैंडल पीक। ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा इंपॉर्टेंट है, गोरीमारा, नेवारा वैली, सिंगाली, सुंदरपुर और जलादीपारा।
इंपॉर्टेंट कौन से इंपॉर्टेंट की बात करें तो टिक लगा लीजिएगा। बोले बुक्सा इंपॉर्टेंट है, बच्चे पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और बंगाल से बुक्सा, ऐसे आप लोग ट्रिक लगा के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सुंदरबन, सुंदरबन तो आप लोग मालूम है कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, वो भी जलादीपारा। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में हम मुरलेन और फमंगपुई, फमंगपुई इंपॉर्टेंट है। मणिपुर ये काफ़ी सारे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काबुल लामझाओ, काबुल लामझाओ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में इटांकी पाया जाता है, नागालैंड में इटांकी, ठीक। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो असम में, असम में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा प्राय एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। मानस नमेरी ओरांग, मानस इंपॉर्टेंट है, मानस इसके पांचों लोग पढ़ लीजिएगा, डिब्रू बैसाखा, काजीरंग, मानस, नमेरी, ओरांग, ठीक है। मेघालय की बात करें तो मेघालय का बाल प्रक्रम और नोकरेक है, जब नोकरेक इंपॉर्टेंट है, ये मेघालय का नोकरेक रीच इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग और नामदफा 2 पाए जाते हैं, जो कि नामदफा इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक। जो मैंने टिक लगाया आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 पाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, माउलिंग, नामदफा, जिसमें नामदफा इंपॉर्टेंट है। मेघालय में 2 पाए जाते हैं, बाल प्रक्रम, नोकरेज इंपॉर्टेंट है। असम के टोटल 5 ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिब्रू सैखोवा, काजीरंग, मानस, नमेरी, ओरांग, ठीक है। तो इस प्रकार हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे हम देखते हैं कि विलुप्त हो रहे जीवोत्तराय पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कहाँ की जा रही है? नॉर्वे में। आगे देखते हैं हम, आगे भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जीवाश्म नेशनल पार्क जो है मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक। और 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और किस वर्ष की स्थापना हुई थी? 1974 में। तो स्थापना आप लोग अगर न भी याद करें, सिर्फ ये याद कर लें कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अब इसका नाम बदल गया है, इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, ठीक। नोकरेक, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि नोकरेक कहाँ स्थित है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जयमंडली क्षेत्र है। और किस राज्य में स्थित है? तो यह प्राय मेघालय में स्थित है नोकरेक। आगे देखते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग अभी बताया कि भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। और रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? कोल्लेरू हो गया इंपॉर्टेंट, पुलिकट हो गया, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम हो गया, ठीक। और प्राणहिता हो गया। कोल्लेरू को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोल्लेरू जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नर सैनी। बिहार की बात करें तो बिहार में बरेली, सेला, सरीमली, भीम सागर, वाल्मीकि इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं बिहार के। चंडीगढ़ की बात करें तो सुखना झील, छत्तीसगढ़ में अचान कमार, सीता नदी, गोवा में भगवान महावीर। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, उतने खासे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। गुजरात का इंपॉर्टेंट है, गुजरात में ग्रेट इंडियन वेस्टर्न गिर, कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा। जंगली गधा कहाँ पाया? ये इंपॉर्टेंट है, जंगली गधा जो प्राय कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से? चंद्रताल, पोंग डैम, झील, रेणुका। रेणुका इंपॉर्टेंट है, चंद्रताल, पोंग डैम, झील, रेणुका। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में चांगथाल शीत मरुस्थल, होकेसर, सुरनीसर, मानेसर झील, ठीक है। झारखंड की बात करें तो झारखंड का डालमा इंपॉर्टेंट है, डालमा पूछा जाता है एग्जाम में, डालमा। और गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोचमंची, ठीक है। कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, तालकवेरी, घाट प्रभा इंपॉर्टेंट है। और केरल की बात करें तो केरल में इदुक्की इंपॉर्टेंट है, इदुक्की केरल का इंपॉर्टेंट है। पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकाम, ठीक। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में केदारनाथ, नागालैंड में फॉकिम हो जाएगा, त्रिपुरा में गुमटी, सिक्किम में किताम पखेला, उतने इंपॉर्टेंट इतने है नहीं। दम्फा इंपॉर्टेंट है मिजोरम का, ये इंपॉर्टेंट है, दम्फा इंपॉर्टेंट है मिजोरम का। असम की बात करें तो असम में दीपोरबिल, पूर्वी कार्बी एलोंग, लवा खोआ जो है असम का इंपॉर्टेंट है। तो लवा खोआ इसका हो गया, मिजोरम का दम्फा हो गया, ठीक।
अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पखवी सेसा आर्किड हो गया। दिल्ली में असोला भाटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा ही। इसका सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। बखीरा कहाँ पाया जाता है? बखीरा पाया संत कबीर नगर में पाया जाता है। कैमूर महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल ओखला पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार कहाँ पाया जाता है? पटना पश्चिम बिहार पाया एटा में पाया जाता है। ठीक है। तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में कौन कौन से सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाए जाते हैं? तो कोडाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, वेदांतलम। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जवाहर सागर, राजस्थान के सारे इंपॉर्टेंट है। मेन अगर देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट सरिस्का की बात करें, जवाहर सागर राष्ट्रीय उद्यान, हरिके झील इंपॉर्टेंट है पंजाब का। ठीक। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सारे ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भीतरकनिका हो गया, चिल्का हो गया, सिमलीपाल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। सारा आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने टिक लगा दिया बस उतने की आप लोग पढ़ लीजिएगा बस। भीतरकनिका हो गया, चिल्का हो गया, सिमलीपाल हो गया, ये कहाँ पाया था? उत्तराखंड में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? महाराष्ट्र में बोर हो गया इंपॉर्टेंट, कलसूबाई इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मैं लगा दे रहा हूँ निशान। मध्य प्रदेश में पन्ना हो गया और गांधी सागर हो गया। ठीक। पन्ना, गांधी सागर, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाना, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप लोग जाना। भारत का प्रथम जो गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम की जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है वह पिंजौर, हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। जबकि दूसरा जो है वह राजभटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। राजभटखावा पश्चिम बंगाल में। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। और भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और भारत में जो कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दिवस घोषित किया है? तो 2011 से 2020 को बायोडाइवर्सिटी दशक घोषित किया है 2011 से 2020 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1968। ठीक है। और एकमात्र अभयारण्य या सेंचुरी जहाँ कश्मीरी टैग पाया जाता है, दाचीगाम, ये इंपॉर्टेंट है। दाचीगाम का इंपॉर्टेंट, आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम जंगली गधा की बात करें तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? प्राय कच्छ केरल में पाया जाता है, अभी बताया। शेर की पूंछ वाला मकाऊ कहाँ पाया जाता है? प्राय साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो केरल में स्थित है। मुदुमलाई पशु विहार की इन दो राज्यों की सीमा कर्नाटक और केरल। और केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल स्थित पेरियार में कौन सा अभयारण्य पाया जाता है? प्राय हाथी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। मानस विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस जो है असम में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामझाओ में पाया जाता है। और कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। तो केबुल, ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पाया जाता है? केबुल लामझाओ। अब महत्वपूर्ण जो पर्यावरण दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्राय 28 फरवरी को। राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट हो गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक, और विश्व जल दिवस इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल को पाया जाता है। अर्थ आवर दिवस की बात करें तो मार्च का अंतिम जो शनिवार होता है अर्थ आवर दिवस पाया जाता है। पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को प्राय मनाया जाता है। और अगर हम विश्व जैव विविधता दिवस वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की बात करें तो 22 मई को पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम इसके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पृथ्वी दिवस हो गया, बायोडाइवर्सिटी डे हो गया। तंबाकू मुक्त दिवस की बात करें तो 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाघ दिवस, जनसंख्या दिवस दोनों इंपॉर्टेंट है। विश्व गेंडा दिवस की बात करें तो 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस इंपॉर्टेंट है 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस की बात करें तो 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गर्म पानी अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो असम में है। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो प्राय जेब्रा की है।
डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध। डॉक्टर सलीम अली किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय पक्षी विज्ञान के लिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1970 में। किसके लिए प्रसिद्ध है यह? तो एक सिंह गैंडे के लिए। और कब स्थापना की गई थी? 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? प्राय गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। ठीक है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पर ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण रक्षण करना है। ये इंपॉर्टेंट है। 1973 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम पाया जाता है हिम तेंदुआ। और सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो प्राय उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश का है। नल सरोवर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है नल सरोवर। और यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को बांटा गया है? प्राय 11। ठीक है। गुजरात के कच्छड़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड। ठीक है। और भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18। हमारे यहाँ भारत में जैवमंडल आरक्षित कितने हैं? 18 हो गया। आगे हम जान लेते हैं कि भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो नीलगिरी, नंदा देवी नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन मानस, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल उड़ीसा, टिब्रू शेखावा असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश पाए जाते हैं। पंचमढ़ी आंध्र प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई तमिलनाडु, केरल, अचानकनार अमरकंटक, कच्छखंड गुजरात, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, शेषाचल पहाड़ी आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। स्थापना उतना आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्थापना कम ही पूछता है। बस इतना इतना आप लोग पढ़ लीजिए कि कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और भारत के किस राज्य किस शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को सुरक्षित करने के लिए जैव विविधता क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का जो प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। और इसको 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। रामसर समझौते के तहत भारत के कुल 41 आर्द्रभूमि क्षेत्र है। आप लोग बताइएगा कि वर्ल्ड वेटलैंड दिवस अर्थात आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो कब मनाया जाता है? यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अब रामसर समझौते के तहत भारत के 41 आर्द्रभूमि क्षेत्र आप लोग एक बार ससरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, दिपोरी झील असम, हिमाचल प्रदेश में पोकडेंग झील, रेणुका आर्द्रभूमि इंपॉर्टेंट है, चंद्रदाल आर्द्रभूमि पढ़ लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में सुरिनसर मानेसर बुलेट झील, लद्दाख में त्सो मुरारी झील, केरल में अष्टमुडी आर्द्रभूमि। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट फौज आर्द्रभूमि इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में लोकटक, उड़ीसा में चिल्का झील भितरकनिका, राजस्थान का सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, तमिलनाडु का पॉइंट कोलिमरे। इसी प्रकार पंजाब का हरिके झील, कांजली झील, रोपेड झील ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा की बात करें तो रुद्रसागर झील, उत्तर प्रदेश के सारे ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के अपर गंगा, नवाबगंज पश्चिम बिहार इंपॉर्टेंट है, पार्वती अर्गा, समसपुर रायबरेली में पाया जाता है प्राय, सरसई नवार झील, सांडी हरदोई में पाया जाता है। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पाया जाता है? हरदोई में, समसपुर रायबरेली में पाया जाता है। समन पश्चिम बिहार, सुरसैवर पश्चिम बिहार। पश्चिम बंगाल में पूर्वी गुजरात में नल सरोवर पश्चिम बिहार इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की बात करें तो नंदूर, मध्य महेश्वर, नौलार झील, उत्तराखंड में हासन और बिहार में कबरतलार। ठीक है। एक बार आप लोग ना हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे देखते हैं क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है और सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू सखावा सबसे छोटा है, डिब्रू सखावा। ठीक है। चलते आगे देखते हैं। आगे भारत के 50 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बात किया गया है। तो भारत के 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम में काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरांग। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, तेलंगाना में कावल अमृत, बिहार का वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का इंद्रावती हो गया इंपॉर्टेंट, काजीरंगा, मानस हो गया, औरांग हो गया, नामदफा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
झारखंड में पलामू। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का बांदीपुर हो गया इंपॉर्टेंट, नागरहोल इंपॉर्टेंट हो गया। केरल का पेरियार इंपॉर्टेंट है, मिजोरम का डम्फा इंपॉर्टेंट है। ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सारे ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी, ये सभी बाघ आरक्षित क्षेत्र है। महाराष्ट्र की बात करें तो मेलघाट हो गया, पेंच हो गया, बोर हो गया, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो उत्तराखंड की बात करें तो जिम कार्बेट हो गया, पश्चिम बंगाल में बुक्सा, उड़ीसा में सिमलीपाल, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ हो गया। इसी प्रकार आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का रणथंभौर हो गया, हमारा सरिस्का मुकुंदरा हिल्स हो गया, ठीक। ये सारे बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। वन्य जीव संरक्षण परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाघ परियोजना, टाइगर परियोजना कब लागू की गई थी? 1973 में टाइगर परियोजना लागू की गई थी। बाघों की संख्या में कमी को रोकना और उनकी संख्या में वृद्धि करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। और गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है 2006 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य था तीव्रता से लुप्त होते हुए गिद्धों को बचाना। और गिद्धों की मृत्यु का जो प्रमुख कारण था डाइक्लोफेनाक नामक दवा है, जिस पर प्रतिबंधित है। गिर सिंह परियोजना जो है 1973 में, जिसका उद्देश्य था गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग का प्रारंभ। नागार्जुन गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह उद्यान स्थित है, और जो कि एशियाई श्रेणी में प्रसिद्ध है। हाथी परियोजना की बात करें तो वह 1992 में स्थापित की गई थी। 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से भारत के प्रमुख स्थापित की। भारत के प्रमुख जो हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं, पेरियार हो, आप लोग मालूम है, पेरियार हो गया, मानस जो कि असम पाया जाता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कस्तूरी मृग परियोजना जो है वह 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना स्थापित की गई थी 1970 में, जो कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए आईसीएन के सहयोग से उत्तराखंड के केदारन में 1970 में प्रारंभ की गई थी। और कस्तूरी केवल नर्ग में पाई जाती है और मृग यही चंबक घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और लाल पांडा परियोजना की बात करें तो 1996 में प्रारंभ की गई थी। थामिन मृग परियोजना 1977 में, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कछुआ संरक्षण परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। कछुआ संरक्षण परियोजना जो है 1975 में स्थापित की गई थी। उड़ीसा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला, कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा के भीतरकनिका में ओलियो रिडले कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। तो ओलियो रिडले कछुआ की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा के भीतरकनिका में। गैंडा परियोजना 1987 में, एक सींग वाले गैंडा केवल भारत में पाए जाते हैं, असम के मानस में। घड़ियाल परियोजना की बात करें तो 1975 में पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट की बात करें तो हमारा टाइगर स्टेट परियोजना इंपॉर्टेंट है, गिद्ध संरक्षण इंपॉर्टेंट है, हाथी परियोजना इंपॉर्टेंट है, और लाल पांडा इंपॉर्टेंट है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रवाल भित्तियाँ प्राय 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ व कमलोड़ी जल में 20 डिग्री से लेकर 21 डिग्री तापमान में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे हम अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। किस नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर किस प्रकार का पौधा पाया जाता है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। और मानस किसकी सहायक नदी है? प्राय ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? प्राय सांगपो नदी से। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश को प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या होता है? गोमुख। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो यह दाएं तट पर अवस्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राय पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा जो शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों में हुआ है? तो गोमती। कहाँ से उद्गम हुआ है? पीलीभीत से उसका उद्गम होता है, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। आगे हम जान लेते हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र व सतलज नदियों का उद्गम स्थल। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? प्राय अलकनंदा। और बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपुछ श्रेणी के हिमनद से। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है?
हुगली नदी की। ठीक है। आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। हिमाचल प्रदेश चिनाब, रावी, सतलज। और सबसे अधिक मार्ग प्रवर्तित करने वाली कौन सी नदी होती है? कोसी नदी। ठीक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। और पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में डाउन रैपिंग अर्थात निम्नावरण के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था? वो होता है तो दामोदर नदी में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर बनाई गई। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी। और भारत की नदी प्रणाली के बारे में थोड़ा समझान लेते हैं कि भारत की नदी प्रणाली के दो नदी तंत्र हैं, जिसमें हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र आते हैं। हिमालय नदी तंत्र में 3 तंत्र आते हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आते हैं। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में पश्चिमी घाट से उससे उद्गम होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी। और विंध्य क्षेत्र से उद्गम होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदी। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। और नर्मदा व ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? प्राय एस्चुरीज का। और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी होती हैं? नर्मदा व ताप्ती। ठीक है। और पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत में तथा दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी होती है? नर्मदा व ताप्ती। सोन व नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। इंपॉर्टेंट है अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा को प्रवाहित होती है? प्राय पश्चिम। और भूमिगंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी होती है? प्राय लोही नदी, जो कि कच्छ करण में गायब हो जाती है। ठीक है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? प्राय गंडक नदी में पानी आता है। और मंदाकिनी नदी चौरीबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासी गंगा से मिलती है। आगे देखते हैं कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कपिला जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। और नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में अगर बात करें तो सबसे अधिक लंबी है गोदावरी नदी, फिर महानदी के नंबर आता है नर्मदा, फिर ताप्ती। तो सबसे अधिक लंबाई अगर बात सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, सबसे उसके बाद नंबर आता है महानदी का, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। ठीक है। लंबाई दिया गया है जिसका 64 सबसे ज़्यादा गोदावरी, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि कौन सी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी का है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो प्राय गोदावरी। इसका जलग्रहण क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है और ये सबसे लंबी नदी भी है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? प्राय तुंगभद्रा की। और श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्यों में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्यों में। ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, जिसमें सिंधु नदी की बात करें तो जो सिंधु नदी है वो तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है। और इसकी प्रमुख जो सहायक नदी की बात करें तो प्रमुख सहायक नदी हो गया सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, शिग्गी, करवच, सियूक, सियार। और अगर हम सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। और सिप्ती, वास्पा, ब्यास इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। झेलम नदी कश्मीर के बेरनाग से निकलती है। और किशन गंगा, लेदार कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने हम बता देते हैं, जिसमें गंगा नदी हो गया। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। यमुना नदी जो है बंदरपुछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, टोंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। घाघरा नदी, गंडक नदी की अगर बात करें तो काली गंडक, त्रिशूल गंगा इसकी सहायक नदी है। काली गंडक, त्रिशूल गंगा। कोसी नदी की बात करें तो यह प्रमुख 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। और कोसी नदी की जो सहायक नदी कौन सी है? सन कोसी, तामू कोसी, लिच कोसी, दूध कोसी और तामू कोसी। जिसमें कोसी लगा है वो कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी है।
अब हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल जो नदी है ये मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। और इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है उस वह हमारा हो गया काली, सिंध, तिस्ता, पार्वती, बनास, नेवा, छिप्रा, दूध नदी। ठीक है। और बेतवा नदी की बात करें तो धसान बीना इसकी प्रमुख सहायक नदी है। राजगढ़ परियोजना इसी नदी पर स्थित है। केन नदी सतना जनपद में कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कयाल, सोनार इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और महानदी घग्गर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी की यह मानस सरोवर झील के निकट चिमांगुंडक हिमनद से निकलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है इंपॉर्टेंट है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोच, धारला, तिस्ता, बुरी, ध्यान। ठीक है। और अगर गोदावरी नदी की बात करें तो जिसे हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, सबसे बड़ी नदी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है। ये प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानस, चमरी। ठीक है। और कृष्णा नदी ये भी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, पेनगंगा। ठीक है। और नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह एस्चुरीज का निर्माण करती है और भरूच अरब सागर में जाकर मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो बुढ़नेर, पंजेर, सरस, तवा, कुंडी, शक्कर, इन्ना, बनना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ताप्ती नदी की बात करें तो खंभात की खाड़ी में जाके मिलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो पोड़ा, निर्गा, बोरी, पंजरा, नेर हो गए। इसी प्रकार से अगर महानदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ, हस्तो, मांड, इगचोक, कोयली, शंख, ओग, तेल, ब्राह्मणी इंपॉर्टेंट है, लीलागर, मनिहारी, सुरई, अमनेर। ठीक। इस प्रकार हमने कुछ भारत के प्रमुख नदियों, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में जाना। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है तथा आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिलता है। ठीक है। आगे हम भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो माही नदी जो होती है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अधिकांश लवणी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है तो बंगाल की खाड़ी। और गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार पटना में स्थित है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ गिरती है तो खंभात की खाड़ी में। इसी प्रकार से विश्वासघात नदी किस नदी को कहते हैं? विश्वासघात नदी हुगली नदी को कहते हैं। इसी प्रकार संकोच नदी किन 2 राज्यों को सीमा बनाती है? संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम को किस नाम से जाना जाता है? प्राय पंच नदी। और झेलम नदी का उद्गम स्थान किस स्थान से होता है? कश्मीर के वेरीनाग। हिमालय नदियाँ 12 होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो यह प्राय मौसमी होती है। एडन नहर किस नदी से निकलती है? प्राय दामोदर नदी से। अब हम नदियों के किनारे प्रमुख नगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लेह नगर वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कानपुर की बात करें तो गंगा नदी के तट पर, श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर, कोटा चंबल और पटना जो है गंगा नदी के तट पर, वाराणसी गंगा नदी के तट पर, गया फल्गु, दिल्ली यमुना नदी के तट पर, फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर, बैतूल ताप्ती नदी के तट पर, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर, कर्नूल तुंगभद्रा नदी के तट पर, मथुरा यमुना नदी के तट पर, डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्म नदी के तट पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, और पुणे जो है मूला मुथाग नदी के तट पर, चेन्नई अड़यार, कोलकाता हुगली नदी के तट पर, श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो कावेरी नदी, और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर भीमा, होशंगाबाद नर्मदा, नेल्लोर पन्नेरू, तंजावर कावेरी, संबलपुर महानदी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हैदराबाद मूसी, नासिक गोदावरी, फतेहपुर गंगा, सूरत ताप्ती, तिलैया बराकर, कर्नाटक कटक महानदी, गोरखपुर राप्ती, इटावा यमुना, मंगलौर नेत्रवती, विदिशा बेतवा, प्रयागराज गंगा यमुना, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी अलकनंदा, जमदेशपुर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जमदेशपुर स्वर्ण रेखा खरकई, ओरछा बेतवा, भरूच नर्मदा, अयोध्या सरयू नदी तट पर, विष्णुप्रयाग धौली गंगा अलकनंदा इंपॉर्टेंट है, रावत भाटा चंबल, जौनपुर गोमती नदी तट पर इंपॉर्टेंट है, मंडी ब्यास नदी तट पर, भरूच जो है नर्मदा, पणजी मांडवी, बक्सर गंगा नदी तट पर, नासिक गोदावरी। इसी प्रकार बात करें तो हम आगे देखते हैं भुवनेश्वर महानदी तट पर, जबलपुर नर्मदा नदी तट पर, बलिया गंगा नदी तट पर, कन्नौज गंगा नदी तट पर, लखनऊ गोमती नदी, उज्जैन छिप्रा इंपॉर्टेंट है,
अहमदाबाद साबरमती इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु ब्रिज भावती, हाजीपुर गंडक, आगरा यमुना, भागलपुर गंगा, धुबरी ब्रह्मपुत्र, सांची बेतवा, मुंगेर गंगा, ग्वालियर चंबल, श्रीनगर झेलम, मुरादाबाद रामगंगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, हरिद्वार गंगा, चंबल रावी, गांधीनगर साबरमती तट पर स्थित है। इसी प्रकार हम नांदेड़ जो है गोदावरी नदी तट पर, मदुरई वैगई, हावड़ा जो हुगली, अजमेर लुनी। इस प्रकार हम देखा जाए तो नदियों के किनारे प्रमुख स्थित नगर के बारे में हम लोग बात की। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी तट पर स्थित है। इस प्रकार हम इस सेगमेंट में हमने क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, अपवाह तंत्र के बारे में जाना। ये जितने भी पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी पॉइंट को नज़रअंदाज मत कीजिएगा दोस्तों। अगर प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगे, चैनल मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके लाइक एंड शेयर कमेंट करें। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार दोस्तों।